चलिए, इंडिया बोल रहा है कि शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 की बहाली को लेकर विधानसभा के भीतर भले ही हंगामा और हाथापाई हुई हो, लेकिन आपको बता दें कि इस वक्त एक बड़ी खबर जो है वह सामने आ रही है। जो बाहर की फिजा में है वो बोल जो है वो बदल चुके हैं। जम्मू कश्मीर बारूद का जहर खुला था, उसकी गंध गायब होने लगी। सही सुना आपने, जन्नत को गोलियों और खून के छींटों से जन्नम बना देने वाली जिद अब पछतावे और अफसोस के लफ्जों में बाहर आने लगी है। यकीन मानिए, कोई हैरान कर देने वाली नहीं है। ये जो खबर है ये बड़ी है और बड़ी महत्वपूर्ण है जम्मू कश्मीर वासियों के लिए और देश के लिए। देर सबेर ये होना ही था। और ये बात कौन कह रहा है? जो कभी अलगाववाद का मंसूबा पाले हुए थे या फिर आतंक के रास्ते पर अपनी जिंदगी को हना कर देने वाले ख्वाब पाले हुए थे। वक्त के साथ सच्चाई समझ आ ही गई। तो आज ये आवाजें हिंदुस्तान, इंसानियत और वतन के हक में सुनाई दे रही है। जम्मू कश्मीर, जिसमें कई दशक तक सिर्फ दहशत और खूनी खेल देखा है, अलगाववाद के तरन्नुम और तकरीरें सुनी है, उसके कई चेहरे रहे हैं। किसी दौर में अलगाववादी गुट के सबसे बड़े चेहरे रहे अब्दुल गनी भट्ट ने अफसोस जाहिर किया है। अपने अलगाववादी रुख को लेकर उनके एक बड़ा बयान जो है वो दिया है। उन्होंने साफ किया है कि उनकी ये कवायद बेवजह और बेनतीजा नहीं रही है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के पूर्व चेयरमैन और कश्मीर के मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट के संस्थापक प्रोफेसर अब्दुल गनी भट्ट ने खुलकर बताया है कि कश्मीर के अलगाववादी नेतृत्व में पूरी तरह अंधेरे में काम किया है, जिसमें हजारों कश्मीरी युवकों की जान चली गई और 35 साल की इस दिशाहीन संघर्ष में कुछ भी हासिल नहीं हुआ है। हुर्रियत के किसी चेयरमैन की ओर से ऐसा बयान पहली बार आया है, इसलिए इसे बहुत बड़ा माना जा रहा है। सुनिए आप भी। When you operate in thick darkness, you will always end up in wringing hands, never ever see brightness of tomorrow. Never ever. जाहिर है अब्दुल गनी भट्ट का यह बयान खासा अहम है, क्योंकि 90 के दशक में भट्ट और उनके साथियों की तरफ से आने वाले बयानों के चलते पाकिस्तान हिंदुस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंचों से घेरता रहा है। यहां तक कि आज भी कश्मीर में घुसपैठ और अलगाववादी नेताओं के बूते अपना दखल कायम रखना चाहता है। लेकिन यकीनन जिस तरह का बयान भट्ट ने दिया है वो पाकिस्तान की आंखें खोलने वाला है और उसको आईना दिखाने वाला है। यही वजह है कि भट्ट के बयान पर प्रतिक्रिया भी आनी शुरू हो गई है। आपको सुनाते हैं कि भट्ट के बयान पर क्या कहा जा रहा है। मैंने भी सुना अब्दुल गनी भट्ट जी ने जो कहा है कि हमने 35 साल या जितना भी समय है अंधकार में गुजार दिया। कहते हैं लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। और वो 35 साल कश्मीर की बर्बादी का एक बहुत बड़ा इतिहास बन करके रह गया। हमारे 40,000 से ज़्यादा लोग, चाहे वो सिविलियंस हों, चाहे वो दूसरे लोग हों, चाहे हमारे सुरक्षा बलों के जवान हों, उन्होंने भी शहादत पाई। कुल मिलाकर के इस दौर से अगर निकाला तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने निकाला। उस वक्त की सरकार जब माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, अडवाणी जी होम मिनिस्टर हुआ करते थे, ऑफर्स दी थी। लेकिन जो कश्मीर में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस थी वो पाकिस्तान के इशारे पर काम करती रही है। उसी का परिणाम है कि ना तो इन्होंने इस चीज़ को समझा और ना इस चीज़ को जाना। और आज अगर कबूल करते भी हैं तो उसका फ़ायदा कुछ नहीं है। जिन्होंने पूरी 35 साल इसमें इन्वॉल्व होकर के देख लिया, अब वो पछता रहे। तो उनको भी इस प्रकार की वकालतें नहीं करनी चाहिए। समय का फायदा उठाया होता तो आज कश्मीर के हालात कुछ और होते। देखिए, बात उन्होंने सच उगली है कि आतंकवाद जो था उसको पॉलिटिकल कवर जो है हुर्रियत कॉन्फ्रेंस देती रही और वो तो पॉलिटिकल मूवमेंट चलाते रहे। लेकिन उसका मतलब ये है कि उनको
आज मानना पड़ा कि हम फजूल में तबाही बर्बादी हुई, जो कि हर वक्त गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कश्मीरियों को, युवाओं को, उनको समझाया, बातचीत के भी बुलाया कि क्यों युवाओं को आप नहीं रोक रहे, तबाही के रास्ते से उनको मोड़ के हिंसा छोड़ के अहिंसा पे आना चाहिए। और जो भी बातचीत है उसके लिए बुलाया भी, प्रयास भी किया। आज वो रिपेंट भी कर रहे हैं। हालांकि मैं समझता हूँ कि सारा कुछ हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के हाथों नहीं था, बंदूकधारी जो है और पाकिस्तान मेजर फैक्टर था, इसलिए ये लोग भी ज़्यादा रोल प्ले नहीं कर सकते थे, ये सिर्फ कवर फायर ही देते थे। लेकिन रिमोट कंट्रोल जहाँ था वहीं है आतंकवादियों का, जहाँ से दाना पानी उनको हथियार मिलता है, बारूद मिलता है। वैसे बदलाव की ये लहर ऐसा नहीं है कि सिर्फ अब्दुल गनी भट्ट तक ही पहुंची है। आज विधानसभा में नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक विधायक ने भी कुछ इसी तर्ज पर अपनी जिंदगी के पन्ने खोले। उन्होंने भी जो अपना तजुर्बा बताया है वो आज देश को सुनना चाहिए और जम्मू कश्मीर में सेना की भूमिका को नए नजरिए से समझना भी चाहिए। वो इसलिए कि सेना जम्मू कश्मीर शांति बहाली के लिए सिर्फ आतंकियों से मुकाबला करने या सुरक्षा का जिम्मा नहीं उठाती, बल्कि लोगों से संवाद कर उन्हें किस तरह से देश के प्रति जिम्मेदार बनाने और उनमें जज्बा भरने का काम भी बखूबी करती है। असल में नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुलाव विधानसभा सीट से एमएलए कैसर जमशेद लोन ने कहा है कि वे पहले आतंकवादी बनना चाहते थे क्योंकि मुझे यातनाएं झेलनी पड़ी थी। लोन ने 8 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर विधानसभा के पहले सेशन के आखिरी दिन एलजी मनोज सिन्हा के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान ये बात कही। कैसर जमशेद लोन पहली बार विधायक बने हैं। उन्होंने कुपवाड़ा जिले की रुलाव विधानसभा सीट से जीत हासिल की थी। उन्होंने 7,871 वोट से निर्दलीय प्रत्याशी दाऊद बशीर भट्ट को हराया था। कैसर को 19,603 वोट मिले थे, वहीं दाऊद को 11,732 वोट मिले थे। कैसर लोन ने बकायदा अपने साथ हुए वाक्य को भी याद करते हुए विधानसभा में रखा, सबसे बात करते हुए बताया कि क्या उनके साथ हुआ था, जिसमें उन्होंने एक आतंकी हमले के बाद हुई कार्रवाई और उस पर सेना के अधिकारी का जिक्र करते हुए उनके रवैये का जिक्र किया, जिसने कैसर लोन की पूरी सोच को ही बदल डाला। और उसके बाद उन्होंने अपनी जिंदगी में बदलाव को न केवल महसूस किया बल्कि उसे अपने आगे बढ़ने का आधार भी बनाया। और शायद यही कारण है कि वो आज जम्मू कश्मीर विधानसभा में आपको बताते हैं कि कैसर लोन आखिर कौन सा किस्सा सुनाया है। चलिए अब आपको बताते हैं क्या वो बयान था। उन्होंने कहा कि मैं जब 10वीं क्लास में था तब मेरे इलाके में आतंकी घटना हुई थी। इसके बाद सेना ने मेरे सहित 32 लोगों से पूछताछ की। आतंकियों में शामिल एक युवक को मैंने जानने की बात स्वीकार की है। ये बात वे कहते हुए नजर आए। साथ ही क्योंकि मैं उसके इलाके में रहता था तो ये बात उनकी तरफ से कही गई। मेरे इस जवाब पर मुझे पीटा गया और साथ ही आतंकी हमले के दौरान मौके पर मौजूद होने की बात भी मैंने कही। मैंने जब इसका जवाब ना में दिया तो मुझे और पीटा गया। तभी वहां सेना के एक बड़ी अधिकारी पहुंचे। उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं क्या बनना चाहता हूं। तब मैंने कहा था आतंकी। अधिकारी ने इसका कारण पूछा तो मैंने कहा कि मुझे बहुत यातनाएं झेलनी पड़ी। ये सुनने के बाद अधिकारी ने अपने जूनियर अधिकारियों को सभी के सामने डांटा। उनके इस व्यवहार के बाद मेरा व्यवस्था से फिर से विश्वास जागा था। ये पूरा बयान आपको बता रहे हैं। इसी खबर पर और अधिक जानकारी और पूरे विश्लेषण के साथ मेरे सहयोगी रमन सैनी जम्मू कश्मीर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रमन, देखिए, बदलता जम्मू कश्मीर और अब बदलते नेताओं के सुर। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा पलक आपने कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर 5 अगस्त 2019 के बाद बदला है और एक के बाद एक जो नेता हैं, चाहे वो हुर्रियत के हों, चाहे वो मुस्लिम लीग के नेता हों, जिन्होंने हमेशा से जम्मू कश्मीर में चुनाव का बायकॉट किया,
वो आज चुनाव लड़ने के लिए तैयार थे। कई नेता जो हैं उनके चुनावों के मैदान में भी उतरे और सबसे बड़ा कबूलनामा जो है वो अब्दुल गनी भट्ट का है, क्योंकि अब्दुल गनी भट्ट जिस तरीके से हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन रहे हैं और इतने बड़े लेवल का जो कोई चेयरमैन जिसका पहला कबूलनामा, पहला कॉन्फेशन जो है वो इंडिया डेली के पास है इस समय, जिसमें वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि पिछले 35 साल जो जद्दोजहद कश्मीर घाटी में आजादी के नाम पर उन्होंने लड़ी, वो एक दिशाहीन जद्दोजहद थी, एक अंधेरे में किया गया काम है, गुप्त अंधेरे के अंदर किया गया काम है और करीब हजारों जो कश्मीरी युवक थे उनको मौत के घाट उतारा, लेकिन हाथ क्या लगा, मिला कुछ भी नहीं। उन्होंने इस बात का भी अफसोस जाहिर किया कि 2002 में जब प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, गृह मंत्री एल.के. आडवाणी थे, तब उस समय उनको एक बहुत बड़ा मौका मिला था कश्मीर घाटी की समस्या का समाधान करने के लिए, लेकिन उस समय वो पाकिस्तान के बहकावे में थे, पाकिस्तान से लगातार उनको फंडिंग मिल रही थी और उसी के चलते उन्होंने उस अवसर को जो है वो पूरी तरीके से पीछे छोड़ दिया। यहां तक कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धारा 370 खत्म होने के बाद पूरी जो पूरे देश की जो पार्लियामेंट के नुमाइंदे हैं वो कश्मीर घाटी आए थे और उन्होंने बाकायदा हुर्रियत के नेताओं से और जो सेपरेटिस्ट नेताओं हैं उनसे मुलाकात कर बातचीत करने की भी कोशिश की थी। उस समय राजनाथ की अध्यक्षता में वो सभी लोग आए हुए थे, जो सभी पार्लियामेंटेरियन थे, लेकिन हुर्रियत के लोगों ने अपने दरवाजे जो है वो बंद कर दिए। वो उस समय किसी दूसरी ही दुनिया में जी रहे थे, उनको लग रहा था कि जम्मू कश्मीर जो है वो आजाद मुल्क बन जाएगा, लेकिन आज उन्हें अपनी उस गलती का एहसास जो है वो साफ तौर पर हो रहा है। किस तरीके से उन्होंने बताया कि जम्मू कश्मीर में जो एक आजादी की लड़ाई जो उन्होंने शुरू की थी उसमें पाकिस्तान का साथ, पाकिस्तान जो है वो हमेशा से उनके पीछे रहा। और आप ये समझिए जब एक आदमी हाशिए पे पहुंच जाता है, अपने अंतिम समय में होता है, तो उसके मुंह से कहीं ना कहीं सच ही निकलता है, वो सच ही कबूलता है और आज वो सच जो है वो अब्दुल गनी भट्ट के जवान से जो निकला है वो पूरी दुनिया सुन रही है, पूरा हिंदुस्तान सुन रहा है, पूरा जम्मू कश्मीर सुन रहा है कि किस तरीके से सिर्फ अपने और अपने फायदे के लिए जो है वो इन हुर्रियत के नेताओं ने कश्मीर की करीबन 3 पीढ़ियों को जो है वो जहन्नुम की आग में झोंक दिया। किस तरीके से वहां पर हजारों कश्मीरी युवाओं की मौत हुई है, उससे कोई भी जो है वो अपरिचित नहीं है। लगातार कश्मीर घाटी में अगर इन हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नेताओं का समर्थन आतंकवादी जो पाकिस्तान से आ रहे थे उनको नहीं होता, तो 35 साल तक पाकिस्तान कश्मीर घाटी में ये आतंकवाद की लड़ाई जो है वो जो लड़ रहा है वो नहीं लड़ सकता था, क्योंकि किसी भी इलाके में जब लोकल सपोर्ट मिलता है, लोकल के सहारे ही आतंकवादी जो है वहां पर सरवाइव कर पाते हैं। और ये आप अपने आप में मान सकते हैं कि 35 साल गुजर चुके हैं जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की शुरुआत हुए और आज भी आतंकवाद जो है वो लगातार जारी है, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो इस पर रुकने वाला नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान ने बाकायदा सोच समझ के साथ एक 35 साल से जो 35 साल से भी नहीं कहेंगे, हम ये कहेंगे 50 साल से उसने इन्वेस्टमेंट किया है कश्मीर के नाम पर। जो पाकिस्तान की जनता है उनको गर्दिश में रखा, उनको खाने पीने के लिए सामान नहीं मिला, उनको सिर्फ ये झांसा दिया गया कि हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो अल्लाह के राह पर चलने वाली लड़ाई है और किस तरीके से इस लड़ाई के माफिक हम कश्मीर को पाकिस्तान के साथ मिलाने की कोशिश करेंगे। तो ये एक अंधकार की जिंदगी जो है वो पाकिस्तान लगातार जीता रहा, आज भी वो उस गफलत से निकल नहीं पाया है, क्योंकि पाकिस्तान में आज भी जो सरकार है मुझे लगता है इस मैनिपुलेशन पर अब कश्मीरियों को आत्मचिंतन करने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया रमन हरिक जानकारी साझा करने के लिए और पूरा विश्लेषण दर्शकों के सामने रखने के लिए। तो चलिए, ये तो बात हुई जम्मू कश्मीर की, अब बात करते हैं हम बिहार की, क्योंकि खबर अब बिहार से भी महत्वपूर्ण है। बिहार में वैसे तो 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, लेकिन पार्टियों ने इसे अपनी प्रतिष्ठा का विषय बना लिया है। बनाने की वजह है अगले साल राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव। पार्टियां इसे सेमीफाइनल बना चुकी है। यही वजह है कि इस चुनाव में भी माहौल पूरा विधानसभा वाला ही नजर आ रहा है। बयानों की बौछार है, व्यक्तिगत प्रहार है और अब तो सीधे सीधे गुंडाई की भाषा इस्तेमाल की जाने लग गई है। आलम यह है कि राजनेता जिन भाषाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं वो गुंडागर्दी, डंडा लाठी से पीटना, उंगली काटना जैसे शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है और इन शब्दों का इस्तेमाल करने वाला माननीय सांसद और बिहार सरकार के मंत्री जैसे राजनेता है। पहले जरा हमारे सहयोगी रजनीश सिन्हा की ये पूरी रिपोर्ट सुन लीजिए, बात सुन लीजिए, फिर आपको बताएंगे कहां क्या कुछ हो रहा है। बिहार के पॉलिटिक्स में गुंडागर्दी, जी हां, मैं इस गुंडागर्दी शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि बिहार में जो 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं उसमें एक चुनाव कैमूर जिला की रामगढ़ विधानसभा सीट पर हो रहा है और वहां पर जिन भाषाओं का इस्तेमाल हो रहा है उसमें गुंडा, लाठी, उंगली काट देना और उंगली कूच देना जैसे शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है। अजीत सिंह चुनाव में खड़े हैं और सुधाकर सिंह वहां जो भाषण दे रहे हैं सांसद, वो ये कह रहे हैं
कि कोई हमसे टकराए नहीं। बीजेपी और बसपा के नेताओं को मैं बता देना चाहता हूं कि वो अगर रास्ता रोक रहे हैं, हमें परेशान कर रहे हैं, तो हम छोड़ने वाले नहीं हैं। हम लाठी से पीटेंगे। एक चुनाव 1 साल के लिए आया है, मैं 5 साल सांसद हूं और 300 बूथ पर 300 लोग लाठी से पीटकर भगाएंगे जो लोग वहां गुंडागर्दी करने की कोशिश करेंगे, बीजेपी और बसपा के लोग। और इधर अब जो बिहार के मंत्री हैं संतोष सिंह, उन्होंने कह दिया है कि अगर तुम डंडे लेकर आओगे तो हमारे पास भी डंडा है, उंगली उठाओगे उंगली काट देंगे, उंगली कूच देंगे, उंगली तोड़ देंगे। बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि हमें धमकी न दें सुधाकर सिंह, हम भी बता देंगे कि हम कौन है। यानी आज देखे जरा किस में कितना है दम वाली पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। और पॉलिटिक्स में आजकल भाषाओं की मर्यादा कितनी होती है ये आपको भी सहज पता है। और जब चुनाव आता है तो सरगर्मी ऐसी चढ़ती है कि भाषाओं की मर्यादा टूट जाती है। और फिलहाल भाषाओं की मर्यादा टूट रही है। गुंडई की भाषा, लाठी की भाषा, उंगली तोड़ देने की भाषा, उंगली कूच देने की भाषा ने अब संयमित भाषाओं की जगह ले ली है। चलिए विस्तार से इस खबर को आपके सामने रखते हैं। बिहार के बेलागंज, रामगढ़, इमामगंज और तरारी सीट पर विधानसभा के उपचुनाव होने हैं और उपचुनाव ने बिहार का सियासी पारा चढ़ा दिया है। रामगढ़ उपचुनाव में प्रचार करने पहुंचे आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह ने बीजेपी नेताओं पर जमकर हमला बोला। उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए बीजेपी नेताओं की हरकत बताना शुरू कर दिया है। इसके बाद सुधाकर सिंह ने जब बीजेपी के बारे में गिनाना शुरू किया तो फिर अचानक उनकी भाषा आक्रामक हो गई, डिफेंसिव हो गई। बीजेपी और बीएसपी के लोग सड़कों पर गुंडागर्दी पर उतारू। आरजेडी के कार्यकर्ताओं का कई जगह पर रास्ता रोकना, गाड़ियां छेकना, गांव में धमकी देना, ऐसे दर्जनों घटना करने के लिए अति उत्साह में लोग हैं। इस बात को ठीक से याद रख ले, ये बात उन्होंने कही। चुनाव केवल 1 साल के लिए है और कौन जीतेगा कौन हारेगा मैं नहीं जानता, लेकिन सुधाकर सिंह यहां 5 साल रहेंगे। मुझसे टकराना होगा तो इस बात को याद रखना होगा। विधायक सांसद के सामने होता है कुछ नहीं, इस बात को भी याद रखें। विधायक बन जाने के बाद ऐसे लोगों को घुटने पे लाना अच्छी तरह से आता है। और क्या कुछ कहा सुधाकर सिंह ने, चलिए आपको सुनाते हैं। रामगढ़ का उपचुनाव में तनाव पैदा करने के लिए बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लोग सड़कों पे गुंडागर्दी के पर उतारू हैं। राष्ट्रीय जनता दल के कई जगह पे कार्यकर्ताओं का रास्ता रोकना, गाड़ियां छेकना, गांव में धमकी देना, ऐसे दर्जनों घटनाएं जो करने के लिए अति उत्साह में लोग हैं। इस बात को ठीक से याद रख लें। चुनाव केवल 1 साल के लिए है। कौन जीतेगा कौन हारेगा मैं नहीं जानता, लेकिन सुधाकर सिंह यहाँ 5 साल रहेंगे। मुझसे टकराना होगा, इस बात को याद रखना है। बन जाने के बाद भी ऐसे लोगों का घुटनों पे लाना मुझे अच्छी तरह से मालूम है। पिछली बार 20 में 3 जगह ही लाठी से पिटाए थे लोग। इस बार चुनाव में गुंडागर्दी करेंगे तो 300 बूथ पर ये पिटाएंगे लाठी से, याद रखना है। देखिए अब जाहिर सी बात है, बीजेपी के लिए सुधाकर सिंह के ये बोल पार्टी को हजम होने वाले बिल्कुल नहीं है। लिहाजा मोर्चा संभालना प्रदेश सरकार में श्रम संसाधन मंत्री संतोष सिंह ने। उन्होंने आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह को उन्हीं की तर्ज पर जवाब देते हुए कह दिया कि लाठी उठाने की अगर उन्होंने भूल की तो फिर हड्डियों का चूरा भी नहीं मिलेगा। उन्होंने ये भी याद दिलाया कि अब लालू यादव का जमाना नहीं है। दिलचस्प बात यह है कि श्रम मंत्री ने ये बात उसी रामगढ़ विधानसभा में प्रचार के दौरान कही है। चलिए उनका बयान भी आपको सुनाते हैं। ये विषय समझ लीजिएगा, आप डरिएगा नहीं। एक कार्यकर्ता पे हाथ उठाएगा तो हाथ तोड़ देंगे हम लोग, अंगुली उठाएगा तो अंगुली काट लेंगे। इतनी ताकत है। सब भाई आपके साथ खड़ा है, मेरे मित्रों, मेरे साथी, मेरे भाइयों। कहा था कि मैं 5 साल के लिए एमपी हूं, आज जो गड़बड़ जो वोट नहीं देगा तो लाठी लेके आएंगे। मैं दावे के साथ कहता हूं कि जिस दिन लाठी लेके आएगा उसका एक हड्डी नहीं बचेगा, एक एक हड्डी चूर चूर हो जाएगा।
हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सरकार सिर्फ जवाब की तरफ से आया हो, जहां पर बल्कि बीजेपी की तरफ से भी एक जवाब आया है, जिसमें कहा गया है कि बीजेपी आरजेडी की किसी भी हरकत का जवाब पत्थर से जवाब दिया जाएगा। सुनिए बीजेपी का जवाब। सुधाकर भाई, जब बुरा वक्त आता है तो मती मारी जाती है और आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा है। ध्यान रहे सुधाकर भाई, अब ये लालू यादव का गुंडा राज नहीं है, अब भाजपा और नीतीश की सरकार है। कहीं कुछ भी हुआ तो आपके गुंडे जेल तो जाएंगे ही जाएंगे, पर इस बार ईंट का जवाब पत्थर से देंगे हम लोग। आपके गुंडे जेल जाएंगे पर अपने पैरों पे चल के नहीं जाएंगे सुधाकर भाई। अगर रामगढ़ में कहीं भी कुछ हुआ तो उसके जिम्मेदार आप होंगे। बात अब करेंगे उत्तर प्रदेश की 9 सीटों में होने वाले उपचुनाव की। उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर होने वाला उपचुनाव दिलचस्प होता जा रहा है। जनता को इन दिनों नेताओं की क्रिएटिविटी देखने को मिल रही है, जिसमें नए नए नारे गढ़े जा रहे हैं। पोस्टर से इस वॉर को जीतने की पूरी कोशिश की जा रही है। बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जहां अपने बयान बटेंगे तो कटेंगे को हर मन से दोहरा रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं, तो वहीं अब अखिलेश उन पर नए नए नारों और पोस्टर के जरिए वार कर रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान का जवाब विस्तार एक है और तो वो सेफ है, ये भी एक बयान जो है वो सामने आया। तो वही अखिलेश यादव की तरफ से इन बयानों को लेकर सिर्फ पोस्टर जारी किए जा रहे हैं, जिसमें हर दिन नए नारे गढ़े जा रहे हैं। आज भी समाजवादी पार्टी दफ्तर के बाहर एक और पोस्टर लगाया गया है, जिसमें लिखा है, तुम बटने कटने का राग लिखो, हम तारीख का हिसाब लिखेंगे। समाजवादी पार्टी नेता मोहम्मद इकलाक ने यह पोस्टर लगवाया। उसमें उन्होंने स्लोगन के जरिए सत्तारूढ़ दल को घेरने का प्रयास किया। पोस्टर में लिखा है, तुम नफरत का योग लिखो, हम तरक्की का संयोग लिखेंगे। तुम जमीन पर जुल्म लिखो, हम आसमान में पीडीए का इंकलाब लिखेंगे। जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और आइए अब आपको सुनाते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वो बयान, जिसे बटेंगे तो कटेंगे का विस्तार कहा जा रहा है, जिसमें सीएम योगी एक है तो सेफ है का नारा देते हुए सुनाई पड़ रहे हैं। सुनिए आप। छत्रपति शिवाजी महाराज जिस एकजुटता का प्रदर्शन करके हिंदवी साम्राज्य की स्थापना किए थे, आज उसी का आह्वान करने के लिए, उन्हीं से प्रेरणा लेकर के मैं बार बार आपसे कहता हूं कि बंटिए मत। उन्हीं से प्रेरणा ग्रहण करके मैं आपसे कहता हूं, बंटिए मत, क्योंकि जब भी बटे थे तो कटे थे। एक है तो नेक है, एक है तो सेफ है, और बटे थे तो कटे थे। हेलो बेटा। पापा कब आओगे? मिस्टर विकास के साथ कौन है? बस बेटा थोड़ी देर और। वो मिस्टर विकास की फाइल आप पॉलिसी बाजार। मैम, आपका हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया है, अब आप सर को घर ले जा सकती हैं। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू।